चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे बेसिक्स चल रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। ओके, तो पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो क्या क्या देखा था थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, एक काम करते हैं, पहली स्लाइड से ही ओपन करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो देखेंगे आप लोग, सबसे पहले हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी थी, किस तरह से पीरियोडिक टेबल में एटम्स अरेंज होते हैं। ओके, उसके बाद ऑक्टेट रूल आपको बता दिया था हमने। ओके, उसके बाद और क्या देखा था हमने, एटॉमिक साइज़ के ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है, एटॉमिक साइज़ के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सिखा दी थी किस तरह से करनी होती है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आपको एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देंगे। ओके, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। ओके, तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझानी रहेगी और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। इस टॉपिक के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तो आपको हाइड्रोकार्बन बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग यहाँ से हो रही है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो आपने अभी तक मैथ्स में क्या देखा होगा, मैथ्स की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग काउंटिंग्स जानते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास काउंटिंग होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास काउंटिंग होती है जो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में होती है। अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो हम लोग उसको बोलते हैं मिथ बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन है तो हम लोग उसको इथ बोलेंगे। 3 कार्बन है हमारे पास तो क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। ठीक है, प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है हमारे पास तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा पेंट, फिर आएगा हेक्स। ठीक है, हेप्ट, हेप्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, हेप्ट, फिर उसके बाद ऑक्ट, नॉन एंड डेक, इस तरह से चलती रहती है कहानी। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक काउंटिंग्स होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इस तरह से चलती रहती है। तो आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप लोग यहाँ तक भी याद कर लोगे, ठीक है, इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, इतना कर लोगे तो भी बहुत है। और अगर इससे भी कम चाहिए आपको तो बस ये 3 कर लो, 3 में भी आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। 3 तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, मिथ इथ प्रोप। ठीक है, मिथ इथ प्रोप 90% तो यही चलते रहते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ब्यूट पेंट तक आप चाहो तो याद कर सकते हो। वैसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पहले से आता होगा। ठीक है, तो आपको भी आना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात होगी। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये चलती रहती है कहानी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब आपको एक बात बताते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम लोग 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लीन कर देते हैं। याद हो गया आप सभी को, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट ब्यूट पेंट, यहाँ तक 5 अभी थोड़ी देर के लिए आप याद कर लो। इनके इर्द गिर्द हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, चलिए अब इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं भैया। ओके, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सीरीज़ को बिल्कुल फॉलो करें अच्छे से। ओके, ये जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं केमिस्ट्री की, इसको अगर आप लोग पूरा अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आओगे। ओके, चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग 3 प्रकार से इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चलो, एल्केन। ठीक है, यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे एल्काइन। ठीक है, ये 3 हमारी मेन कैटेगरी है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये 4 वैलेंसी हो गई। अच्छा, तो आप सभी को याद हो गई वो काउंटिंग, सबसे पहले आता है मिथ, फिर आता है इथ,
फिर आता है ब्यूट, फिर क्या आता है ब्यूट, ठीक है, मिथ ईथ प्रोप आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, मिथ ईथ प्रोप, ठीक है, प्रोप प्रोप। उसके बाद आएगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, पेंट आ जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। तो अगर कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसी है, सभी जगह पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये कार्बन कितना है हमारे पास, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम मिथ लिख लेते हैं, ठीक है, मिथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सफिक्स में ANE लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड का, इसका नाम बन जाएगा मीथेन। क्या बन जाएगा, मीथेन, ठीक है, आया समझ में, मीथेन इसका नाम बन जाएगा। चलिए और देखें हम लोग आगे, और देख लेते हैं आगे हम लोग। अच्छा, तो अगर मान लो हमारे पास एक और कार्बन है, ठीक है, एक और कार्बन है, तो अब क्या होगा, मान लो सभी जगह पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो हम लोग कार्बन का हाइड्रोजन मान के चलते हैं, ठीक है। कार्बन से अगर कुछ अटैच नहीं है तो हम लोग हाइड्रोजन को मान के चलते हैं। चलिए, तो अब आप लोग बताओ इसका नाम क्या बनेगा, इथ होगा यहाँ पर, और सफिक्स में आ जाएगा ANE, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम लोग ऐसा कर दें, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दें, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, तो अब कार्बन की वैलेंसी पूरी फिलफिल है, 4 इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई वैलेंसी। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी इथ रहेगा, लेकिन सफिक्स में क्या आ जाएगा, ENE आ जाएगा, ENE आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एल्काइन की अगर हम बात करें, देखो इसको लिखने का तरीका एक ऐसा भी है, C2 लिख दो, H4 लिख दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इथीन है, ठीक है, इथीन है, ओके, इथीन है। अच्छा, और आप लोग देखेंगे, आप आगे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है हमारे पास। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, ठीक है, प्रोप यूज़ करते हैं। अब सभी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो हम लोग ANE लिख देंगे, ठीक है, प्रोपेन बन जाएगा ये। और देखिए हम लोग, ये एग्जांपल हुआ हमारा फिनिश। और देखिए आप लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, एक काम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो अब इसका नाम क्या रहेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल फ्री है, एक तरह से कंप्लीट है, ओके। तो अब आप लोग देखेंगे इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम प्रोप बनेगा, और लास्ट में आ जाएगा EYNE, ठीक है, YNE, प्रोपाइन बन जाएगा इसका नाम। क्या बन जाएगा, इसका नाम प्रोपाइन बन जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, C3H4 यही रहेगा, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, C3H4, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। इसका एक और नाम आप लोग चाहें तो बता सकते हो, देखो प्रोपीन ही रहेगा, लेकिन चलो ठीक है, अभी इतना समझो, इतना काफ़ी, बाद में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी इतना समझो। C3H4 हो गया, इस तरह से आप लोग प्रोपाइन बना सकते हो। आया समझ में, कितनी सिंपल सी बात है। इस तरह से हम लोग नामांकरण करते हैं इनका, ठीक है। तो ये सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये बात है। अब ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। जिसमें सिंगल बॉन्ड आती है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये बात भी हो गई हमारी कंप्लीट। तो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ में आगे क्या होते हैं, ओके। चलिए, तो अब सभी के आगे के एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इसको हम लोग फटाफट फिनिश करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक है करने के लिए, ठीक है, तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। चलिए, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, ओके। तो देखिए, अच्छा, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर हमारे पास मान लो 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन के लिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 कार्बन के लिए हमारे पास 6 हाइड्रोजन बनेंगे। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इथेन बनेगा। इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारे पास, इथीन बनेगा। इथीन बना लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर, इस तरह से हम लोग इथीन बना लिया। और बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, इथाइन बनेगा, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड बना दें। आया इतना समझ में आपको, इथाइन बनेगा। अब इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जो कि अलग है थोड़ा सा, लेकिन यहीं पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एल्काइल, एल्काइन नहीं है, एल्काइल, एल्काइल है, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल। इसको R से डिनोट किया जाता है, R से डिनोट किया जाता है। अब एल्काइल क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप लोग जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा,
और H यहाँ पर कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, C2H6, ठीक है। तो अगर आप लोग एल्केन में से एक को माइनस कर देते हो तो वो एल्काइल बन जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस करें तो क्या बनेगा, C2H5, और इस तरह से बॉन्ड एक फ्री रहेगी हमारे पास। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है हमारे पास, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल, क्योंकि इथ लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये इथाइल बन जाएगा। आया आप सभी को समझ में, तो ये इथाइल है हमारे पास। ओके चलिए, तो इथेन, इथीन, इथाइन और इथाइल समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो एल्काइल जो होते हैं हमारे पास, हम लोग ज़्यादातर दो के ऊपर बात करते हैं, तो इथाइल के ऊपर एक मिथाइल होता है हमारे पास। देखो मिथाइल कैसे होगा, एक मिथेन है आपके पास CH4, इसमें से अगर आप लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे तो CH3 बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, मिथाइल बोलेंगे। तो ये दो आप लोग याद कर लेना, एक तो मिथेन, मिथाइल और इथाइल, ठीक है। वैसे आपको हम जब हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो आप लोग इतना ध्यान रखो कि मिथाइल और इथाइल इस तरह से बनाए जाते हैं। सारी चीज़ समझ में आ गई, इसमें क्या क्या दिक्कत थी आपको, सारी चीज़ें कंफ्यूज हो, जो भी कन्फ्यूज़न आपकी थी वो सारी दूर हो जानी चाहिए अब, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। ओके, इस तरह से हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। अब वापस से हम लोग अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर चले आते हैं, ठीक है। तो ये है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पूरी टेबल बनी हुई है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना आपको याद करना हो कर लेना, ठीक है। एल्केन है, यहाँ पर एल्कीन है, एल्काइन है, उसके बाद एल्काइल ग्रुप भी हमने ले रखा है यहाँ पर, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो कार्बन के अलावा काउंटिंग से ये है, सारी चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस के ऊपर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में जो डिफरेंस होता है वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको करने को होगी। तो आप इतना समझो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है। ओके, तो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, चलिए, तो एक हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ओनली साइंस स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस, मिथाली, इथाली, प्रोपाली, ब्यूटाली, पेंटाली। अच्छा, आप इनको जानते हो, ये कौन है, ये कौन है, ये है मिताली राज, ठीक है, अपने इंडियन टीम की कैप्टन है, वुमेंस टीम की कैप्टन है। ओके, तो इनके ऊपर ये मीम बनाया जाता है, मिथाली, इथाली, प्रोपाली, ब्यूटाली, पेंटाली, ठीक है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात हो रही है, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से चलता रहता है कहानी। आया समझ में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार की हमारे पास बॉन्ड्स होती है। अच्छा, 2 मिनट एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोग्रेस में है या नहीं है। ओके, प्रोग्रेस में है रिकॉर्डिंग। ओके, एक बार हुआ ऐसा था कि हम रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाए थे और हमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, फिर पता चला रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट करी नहीं हमने। ओके, तो इसलिए हमें चेक करना होता है। चलिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो भाई साहब 2 प्रकार की हमारे पास बॉन्ड होती है। चलिए देखेंगे आप लोग यहाँ पर, एक हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इथेन है, ठीक है। समझ गए आप लोग इथेन कैसे आया, ये इथेन है हमारे पास ये। तो इथेन में जो हमारे पास बॉन्ड्स दिख रही है, 6 बॉन्ड हमको दिख रही है। तो ये जो बॉन्ड्स हमारे पास है सभी सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये सभी सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी कौन सी बॉन्ड है, ये हमारे पास सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये होती है सिग्मा, एक होती है हमारे पास पाई, तो ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो अब अब हमारे पास देखेंगे, हम लोग काउंट करेंगे कितनी सिग्मा हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर सभी की सभी सिग्मा होगी, ये बस जो डबल बॉन्ड आई है वो पाई बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड जो हमारे पास एक्स्ट्रा आई है वो पाई बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, अब आपको सिर्फ इतने कंपेयर करना है, इतने में आपको देखना है, इतने में, सिर्फ ज़्यादा आपका दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतने में देखना है आपको कितनी सिग्मा बॉन्ड है, कितनी पाई बॉन्ड है। देखिए, तो ये जो बीच वाली है ये सिग्मा कहलाएगी, बाकी जितनी भी ऊपर नीचे बच गई है 2 पाई बॉन्ड कहलाएगी, ठीक है। तो सिग्मा समझ में आया, पाई समझ में आया। अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास कार्बन होते हैं, कार्बन कुछ इस तरह से ओवरलैप होते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये इस तरह से ओवरलैप होंगे, एक ओवरलैप ये हुआ हमारा, एक ओवरलैप ये हुआ हमारे पास, और ये एक्सियल ओवरलैप सबसे बीच वाला, ठीक है। तो हमारे पास 3 ओवरलैप हुए, इसलिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हो रहा है हेड टू हेड ओवरलैप जो हो रहा है, हेड टू हेड जो ओवरलैप हमारे पास हो रहा है, इनको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। और एक बनता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला बीच से, ठीक है, एक्सियल से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो ये भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सिग्मा और पाई क्या होता है, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप कहाँ बताते फिरेंगे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, स्केलेटन डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कार्बन 4 हो, ठीक है, तो इसको डबल कर दीजिए 4 8 एंड यहाँ पर 10 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या बनेगा हमारे पास, ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। तो ये जो ब्यूटेन होगा हमारे पास, ठीक है, ये ब्यूटेन बनाने का एक और तरीका होता है। 4 है हमारे पास, तो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 कर लीजिए, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हो, ठीक है। अब 6 कार्बन के लिए आप कैसे बनाओगे, इस तरह से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉडी लाइन डायग्राम बोल दीजिए, बॉडी लाइन डायग्राम भी इसको बोलते हैं, या फिर आप लोग स्केलेटन फॉर्मूला भी इसे बोल सकते हो। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है सबका, ओके। अगर आपको डबल बॉन्ड बतानी हो कहीं पर, तो यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस तरह से ये कहानी होती है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ भी समझा दी हमने, ठीक है। ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक समझना है ताकि हमारा काम हो जाए, ओके। चलिए, ओके, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ये क्या होता है, तो अगर आप लोग किसी भी कंपाउंड को कुछ साइक्लिक फॉर्म में बना देते हो तो उसको उसके आगे हम लोग साइक्लो लगा देते हैं। जैसे प्रोपेन है तो हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, ये जो है हमारे पास इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, ठीक है। पेंटेन था हमारे पास, अब साइक्लिक फॉर्म में आ गया ये, इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये देख लीजिए आप लोग, कार्बन इस प्रकार से होता है, एक्चुअल में 3D फॉर्म में होता है कार्बन, हमें कैसा दिखता है 2D फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में 3D फॉर्म में होता है, ओके। चलिए, ये तो ठीक है, इसको तो आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन्स हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, नाइट्राइल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन आप लोग इन्हें स्किप कर सकते हो अभी, क्योंकि ये तो हमारे पास पूरे चैप्टर्स हैं। कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो अभी आप स्किप कर दो, जब आपको ये पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद ही करना है वैसे तो आपको, लेकिन अगर आपको अभी समझना नहीं है तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमीन, अमाइड, ये वगैरह, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वहीं पर पढ़ा देंगे आपको। अभी ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो, ठीक है, आराम से पढ़ो, जितनी चीज़ आपको ज़रूरत है उनको आप लोग पहले कवर कर लो, फिर धीरे धीरे हम लोग वहीं पर सीखते जाएंगे। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब वहाँ पर आपको पढ़ा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब होता है वैसे नोमेनक्लेचर का, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकरण, ठीक है। अपनी देसी भाषा में इसका मतलब होता है नामांकरण, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भैया नामांकरण। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, ओके, ऑफ एल्केन्स, ये तो हमने आपको पहले ही सिखा दिया था। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से होते हैं, ये सब आपको सिखा चुके हैं, ओके। देखो मेरी बात सुनो आप लोग सभी ध्यान से, मिनिमम आप सभी को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ तक आप लोग याद कर लो तो अच्छी बात है, ओके। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इनको देख रहे हैं वो कम से कम मीथेन और इथेन को तो याद कर लो, फॉर्मूले सहित याद कर लो, ठीक है। ये आना चाहिए आपको, ओके, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, तो ये बात हो गई, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, आगे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस है, ठीक है। ब्रांचेस में कुछ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है CH3, ठीक है, CH3। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो हमारे पास ये आता है CH3, और ये क्या है हमारे पास C2H5, ये हमारे पास है C2H5, ये फिर से आ जाएगा हमारे पास CH3, ओके। तो ये सब होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप। इसी प्रकार से और भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे OH आ सकता है किसी जगह पर, ठीक है, किसी जगह पर F आ सकता है, किसी जगह पर Cl आ सकता है। तो अलग अलग ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। चलिए, तो समझ में आया ग्रुप्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं ग्रुप्स। अभी आपको और समझ में आ जाएगा, अभी तो देखते जाइए आप लोग, ओके। चलिए, तब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर उससे पहले थोड़ी सी और बातें आपको बता देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है ब्रांच, ठीक है, ये पूरी जो शाखा दिख रही है आपको, ये पूरी ब्रांच है, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे,
इस ब्रांच है हमारे पास, ये छोटी सी एक ब्रांच हम लोग मान लेते हैं, ये एक ब्रांच बन रही है हमारे पास, ठीक है, शाखा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास ब्रांच है। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो आपको दिख रही है, ये हमारे पास पेरेंट चेन, ये क्या है हमारे पास पेरेंट चेन है। तो एक चेन है, चेन में से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, कि ब्रांच यहाँ निकल रही है, एक ब्रांच यहाँ निकल रही है, एक यहाँ पर निकल रही है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। ये हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये बात है। चलिए, दो ग्रुप समझ में आ गए आपको, ब्रांच समझ में आ गई, पेरेंट चेन समझ में आ गई। ओके, चलिए अभी तो हमारे पास रूल्स भी आएंगे, वेट करो आप लोग सभी। तो नाम हम लोग लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, फिर वर्ड रूट लिखते हैं हम लोग, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा फंडा होता है। लेकिन इसमें अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको हम लोग रूल सब बता देंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला रूल है हमारे पास, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन, इट विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। तो सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन सर्च करनी है। पेरेंट चेन मतलब जिसमें कार्बन नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो आप मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये 2 एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल ये एक ही है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन। एक तो हमारे पास ये बन सकती है, ठीक है, लेकिन ये तो 3 कार्बन की चेन है, तो मतलब ये तो सबसे लंबी बनेगी नहीं। और क्या बन सकती है हमारे पास कार्बन की लंबी चेन? अच्छा, एक हमारे पास ये बन सकती है, ठीक है, ये बन सकती है। इसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 8 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, एक ये बन सकती है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसमें कितने कार्बन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन की जो चेन होगी वो हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। तो पहला काम आपका यही है कि आप लोग पेरेंट चेन को फाइंड आउट करो। ओके, तो पेरेंट चेन कौन सी रहेगी, नीचे वाली रहेगी, ऊपर वाली नहीं रहेगी। ओके, और क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शनल ग्रुप इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, तो वो इसका पार्ट होना कंपलसरी है। ओके, चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे देखेंगे, रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 हमें बोलता है, असाइन द नंबर टू द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट रिसीव द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, हम ग्रुप बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ओके, तो इन ग्रुप में हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो हम लोग पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। पेरेंट चेन आपको भी दिख रही होगी, ये हमारे पास पेरेंट चेन बन सकती है, ठीक है। और कौन सी बन सकती है हमारे पास, पेरेंट चेन। एक आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये भी पेरेंट चेन बन सकती है, ठीक है, ये भी बन सकती है पेरेंट चेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 2 हमारे पास पेरेंट चेन बन सकती है। तो पेरेंट चेन मान लो हमने यही बना ली, बनाने को कुछ भी बना सकते हो। अब इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, ये और ये, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर सकते हो, इस साइड से भी आप लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोनों साइड से नंबरिंग इसकी स्टार्ट हो सकती है। इसको कार्बन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो। ओके, इसी तरह से आप चाहो तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 6 7, ठीक है। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो सकती है। तो हमें कौन सा फॉलो करना है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इन ग्रुप के बारे में, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे जो ग्रुप नंबर है, सबसे पहले ये आ रहा है हमारे पास, ये 2nd नंबर पे आ रहा है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये 4th नंबर पे आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास 5th नंबर पे। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर ये 5th नंबर पे आ रहा है। ये हमारे पास 3rd नंबर पे आ रहा है। ये हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, 2nd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम नंबर मिलने चाहिए, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। इनको नंबर छोटा मिलना चाहिए, ठीक है। कार्बन चेन हमारी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनको हम लोगों को कम से कम नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2 4 5 है, इनको आप सम करोगे तो कितना आएगा, इनको अगर आप सम करते हो तो ये आएगा हमारा 6 6 5 11। ओके, तो ये 11 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 10 आएगा। तो इसका मतलब छोटा कौन सा है, छोटे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से मिलेंगे, तो आप ये बोलोगे। यहाँ पे हमें आसानी रहेगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट तक पहुँचने में। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। आया समझ में, ये होता है हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 होता है। आया सबको समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट विच इज़ अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा रूल है, इसको समझा देते हैं आपको। देखिए, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है हमसे,
रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 बोलता है हमसे कि पेरेंट चेन आप लोग फाइंड करो, पेरेंट चेन आप सब लोग सबसे लंबी फाइंड करो। रूल 2 क्या बोलता है? लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है हमारे पास, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है रूल नंबर 3। तो हम लोग यहाँ पर पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है हमने, ये हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया, सबसे लंबी चेन। उसके बाद हम चाहें तो नंबरिंग लेफ्ट से राइट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने अगर इसको लेफ्ट से राइट करके देखा, ठीक है, तो नंबरिंग इसको कौन सी मिल रही है? सेकंड नंबर मिल रहा है। इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? इस ग्रुप को पूरे को इसको छठा नंबर मिल रहा है, मतलब इसको 8 इसके पास लोवेस्ट लोकेंट रूल के नंबर आ जाएगा, 8वां नंबर इसके पास रहेगा, 8 इसका संख्या बनती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 12 आएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल ये वाला सही है। आया समझ में? तो हमने रूल नंबर 2 पहले से अप्लाई करके यहाँ पे रखा हुआ है। ओके चलिए, अच्छा एक और बात आपको बता दें, जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये C2H5 है, ध्यान रखना, ये इथाइल है और ये हमारे पास मिथाइल है। आया सबको समझ में? इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना आप लोग। ओके चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो अब हम लोग रूल नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। तो जब हम लोग इनका नामांकन करेंगे तब आपको ध्यान रखना होगा ये कि ये जो है ये है हमारे पास मिथाइल स्टार्ट होता है M से, ये हमारे पास इथाइल, ये हमारे पास है इथाइल स्टार्ट होता है E से। तो E और M में से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है? तो E पहले आता है, अगर आपको ABCD अच्छे से याद है, ठीक है, जैसे सभी को याद होगी, तो E जो होता है वो पहले आता है, M से पहले आता है। तो ओके, तो E वाला हम लोग पहले लिखेंगे, M वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो E के आगे नंबर कौन सा है, मतलब इथाइल कौन से नंबर पे? छठे नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग 6 इथाइल लिख देंगे। ओके 6 इथाइल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर मिथाइल जो हमारे पास है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल नॉन एन, ठीक है, 9 नंबर की चेन है तो हम लोग नॉन एन लिख देंगे। आया समझ में? नॉन एन, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है तो हम लोग AN ही लगा देंगे सफिक्स में। आ गया सबको समझ में? तो ये रूल रहेगा, सिंपल सी बात है। ओके आगे हम चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? यहाँ पे हम लोग डाई टाई टेट्रा के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, डाई टाई टेट्रा के ऊपर बात करते हैं। तो ये भी सिंपल है, क्या बोलता है ये यहीं पर बता देते हैं आपको एग्जाम्पल में। ओके रूल नंबर 4 यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी, यहाँ पर ही। इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप एक ही जगह पर मिल रहे हैं, एक ही जगह पर 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग नेमिंग करोगे इसकी तो क्या लिखोगे? सबसे पहले E लिखोगे, उसके बाद M लिखोगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7 इथाइल, ठीक है, 7 इथाइल लिखोगे, फिर 2 बार इस 3 के ऊपर ही 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3 डाई मिथाइल। अब मिथाइल लिखने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डाई यूज़ करेंगे। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो 7 इथाइल 3 डाई मिथाइल नॉन एन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो रूल नंबर 4 समझ में आ गया आपको। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, एक पोजीशन के ऊपर हो, तो उनके आगे आप लोग डाई लगा सकते हो, ट्राई लगा सकते हो, टेट्रा लगा सकते हो, कंडीशन के हिसाब से। ओके चलिए, तो रूल नंबर 4 भी काफ़ी सिंपल था। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या बोलता है ये देख लीजिए आप लोग। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? अच्छा कुछ लोग नोट कर रहे होंगे तो उनको दिखा देते हैं भैया स्लाइड, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं रूल नंबर 5 को। ओके बाकी ये जो PDF रहेगी ये हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम पे, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके तो आप लोग देखोगे ये जो हमारे पास ये जो चेन है, सबसे लंबी चेन आपको कौन सी दिखाई दे रही होगी? ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चाहो तो आप लोग लेफ्ट से राइट लिख सकते हो, राइट से लेफ्ट लिख सकते हो। चलो चेक करते हैं। लेफ्ट से राइट में इसके पास नंबर आ रहा है 3, इसके पास नंबर आ रहा है 6, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट में हम लोग लिख लेते हैं 3 और 6 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं राइट से लेफ्ट में, तो इसको नंबर मिल रहा है 3, इसको मिल रहा है 6, ठीक है, 3 4 5 6, अच्छा 6 मिल रहा है, तो ठीक है। राइट से लेफ्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है? 3 और 6 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करें हम लोग? यहाँ तो लेफ्ट और राइट दोनों जब जाएंगे तो 6 6 आ रहा है, 3 6 दोनों में बराबर आ रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ तो फेल हो गया, यहाँ तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या करें? तो आपको क्या करना है? आपको ग्रुप देखना है। आपको क्या देखना है? ग्रुप्स देखने, ठीक है। आपके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलना चाहिए हमें। तो ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इथाइल और मिथाइल हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप लोग क्या देखोगे?
कि जो इथाइल है वो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है, तो आप लोग इसको पहले लाने की कोशिश करो, इसको पहले लाने की कोशिश करो। तो 3 पहले कब आएगा, ठीक है, तो आप लोग जब लेफ्ट से राइट जाओगे तब ये पहले आएगा। इसीलिए हम लोग 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेट लिखते हैं, ठीक है, ऑक्टेन लिखते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, 6 इथाइल 3 मिथाइल हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आया समझ में? ओके, तो इस तरह से ये हमारे रूल होते हैं, पाँचों के पाँचों फिनिश। अब आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज नॉमेनक्लेचर है हमारे पास, या आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, PDF में आप लोग खोल के देखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, ये तो ठीक है, आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन ओके इतना काफ़ी है। ओके, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, इतना काफ़ी है। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश, ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ये क्या टॉपिक है हमारे पास, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन, ठीक है, ये आप लोग स्किप कर दीजिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं हमारे लिए, ठीक है, आप बस नोमेनक्लेचर नॉर्मल याद कर लीजिए, ये तो बस नामांकन है इनके, तो आप लोग इनको अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। ओके, ये तो हम समय के साथ साथ आपको बताते रहेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, तब आपको बेंजीन वगैरह के बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन अभी आपको इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो बिल्कुल आप लोग इनको चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब होता है सेम फॉर्मूला, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, आइसोमेरिज्म तो सेम फॉर्मूला, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन में इसका नाम भैया प्रोपेन है, प्रोपेनोन है, ठीक है, प्रोपेनोन इसका नाम है। ये जो हमारे पास है प्रोपेनॉल, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन अगर आप लोग इनके फॉर्मूले देखोगे, ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, C3H6O, ठीक है, C3H6O, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी। अगर ये कीटोन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। आया समझ में? तो ये चीज़ होती है हमारा आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म आपको इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, क्योंकि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ से अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग चेन पढ़ लीजिएगा, पोजीशन पढ़ लीजिएगा, फंक्शनल पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत है, बहुत 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 है इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप चाहो तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मतलब का नहीं है ये। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, ये देख लीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। छोटा सा टॉपिक है ये, ओके, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, तो क्या है ये रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोल देते हैं। तो अगर एक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब इसके ऊपर क्या होगा, किसी रिएजेंट का अटैक होगा, इसके ऊपर एक रिएजेंट आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तब जाके हमारे पास एक रिएजेंट आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब दो आपस में टकराएंगे, एक सबस्ट्रेट, उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, रिएक्टेंट, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये हमको पता होता है, लेकिन हमें जो नहीं पता होता है वो ये है कि इन दोनों के टकराने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसके बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप आती है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेप, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस प्रकार के कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ओके। उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी हमें मिल जाते हैं जो कि हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोग जब चाय बनाते हो, ठीक है, तो जो चाय पत्ती होती है जो बाद में हमारे पास बचती है, ठीक है, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है, तो जो चाय पत्ती होती है जो किसी काम की नहीं होती बाद में चाय बनने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ओके। जो किसी काम का नहीं होता, बाई प्रोडक्ट हम लोग बोल देते हैं। वैसे इसका भी काम लिया जा सकता है, ओके, लेकिन हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग इंटरमीडिएट के ऊपर, यही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट हमारे पास होता है कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर जाइए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री रेडिकल भी आपको यहीं पर समझ, एक काम करते हैं स्टार्टिंग से एक बार वो बता देते हैं। ओके, तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। केट मतलब होता है, केट मतलब होता है पॉजिटिव, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। केट मतलब पॉजिटिव, ठीक है, केट मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव, तो केटाइन मतलब पॉजिटिव, एन एन मतलब नेगेटिव। केट मतलब होता है बिल्ली, तो बिल्ली हमेशा पॉजिटिव होती है। इस तरह से आप लोग समझना चाहो तो कर सकते हो यार। देखो कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। Br हमारे पास ब्रोमीन है, CH3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो जब मिथाइल ग्रुप ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन बनता है। लेकिन जब इसने नेगेटिव चार्ज ले लिया होगा, इसको पॉजिटिव दे दिया होगा, तो कार्बो एनाइन बनेगा। तो बस ये प्रोसेस होती है। तो आप लोग सिंपल सा बात ये समझो कि कार्बोकेटाइन होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बो एनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कैसे बनते हैं ये एक बार वो बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br लगा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, Br होगा। तो Br ने इससे नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर ले लिया, इसके ऊपर बचाया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको आपने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, CH3 हमारे पास बनेगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब कार्बोएनाइन कैसे बनता है, कार्बोनाइन मतलब इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं। तो अब इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव ले लेगा, ये पॉजिटिव ले लेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो रहेगा वो कार्बो एनाइन बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन कैसे बनते हैं समझ में आ गया। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल होता है पूरा ये। आगे देखिए आप लोग, आगे हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, जब हमारे पास सेम टाइप के, जब हमारे पास सेम टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एलिमेंट के पास हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं किसका, Br का ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। जस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लें, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल है जस्ट ये, ठीक है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकेज होगा इस बॉन्ड का, तो क्या होगा, Br के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इस तरह से एक हम डॉट बना देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इसके पास भी है और आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ये बहुत कम मात्रा में होता है, ये होता है फ्री रेडिकल, मतलब होमोलिटिक ब्रेकेज होता है। होमो मतलब सेम टाइप की जब बॉन्ड होती है, ये जो है ये सेम टाइप से टूटेगी, ठीक है। तो होमोलिटिक बोलेंगे हम लोग, होमोलिटिक ब्रेकेज। और यहाँ पे क्या था, हेट्रो था, ठीक है। तो होमो मतलब सेम टाइप के जब एलिमेंट्स लगे हुए होंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। आया समझ में फ्री रेडिकल। ओके, तो आपको कार्बोकेटाइन समझा दिया, कार्बोएनाइन बना दिया और फ्री रेडिकल बता दिया। आप लोग ज़्यादा क्या देखोगे, ज़्यादा आप लोग कार्बोकेटाइन देखोगे, कार्बोएनाइन तो आप लोग मुश्किल से ही देखोगे, बहुत मुश्किल से। कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल के ऊपर हम लोग बात करें तो ये भी आप लोग बहुत कम देखने वाले हो, ठीक है। कार्बोकेटाइन अच्छे से समझ लो आप लोग बस। चलिए ओके, तो इतना है। बाकी आप चाहो तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन तभी बता देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऑर्डर लिखा हुआ है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने, चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन अभी इतना कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं भैया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जनरल टर्म्स होती है ये, ठीक है, जो कि आपको समझना ज़रूरी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये भी बस सिंपल सी बात है, कोई किसी के ऊपर पॉजिटिव होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव होगा, बस इतनी सी तो बात है। तो किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये आपको समझा देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब होता है लव, मतलब प्यार या इच्छा या चाह आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन रखते हैं, लव रखते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ लव कौन रखता है। अरे इलेक्ट्रॉन की चाह किसे होती है, जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ठीक है। तो ये बात होती है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाना इस तरह से बनाया जाता है, E+,
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इसको इलेक्ट्रोफाइल समझ लेते हैं। लेकिन आप उसका मतलब तो समझो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ लव रखने वाला, और इलेक्ट्रॉन की तरफ लव कौन रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसका अपोजिट। तो न्यूक्लियोफाइल को समझाते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, एक हमारे पास शेल्स होती है बाहर, बीच में होता है हमारे पास न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, चार्ज तो सिर्फ एक ही होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का एक तरह से मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव ही होता है उसके, तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ लव रखना, फाइल मतलब लव रखना। तो कौन पॉजिटिव चार्ज को चाहता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इसे चाहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। NU माइनस आप लगा दो तो इससे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को समझ जाते हैं। ओके, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल को बनाया जाता है। ओके, इतनी सी बात है, तो आप सभी को समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अच्छा, तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बचते हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। एक हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो बता देते हैं आपको क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है रेजोनेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है क्लास, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है क्लास, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल चार्ज डेवलप्ड ट्रेवल एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस अप टू 3 कार्बन, अप टू 3 कार्बन। अब इसको आपको समझाते हैं, एक एक लाइन का मतलब बताएंगे आपको। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड बताया था आपको, सिग्मा बॉन्ड क्या होती है। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होती है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें हमारे पास ये जो हमारा कंपाउंड है, तो ये जो सारी बॉन्ड लगी हुई है सभी सिग्मा बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो जब सिग्मा बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की जब हम लोग बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझा देते हैं। एक हमारे पास बढ़िया सा एग्जाम्पल है, इधर स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपके सामने ये। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, इसके साथ एक हमारे पास एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। अब यहाँ पे हम लोग ये आपको यहाँ से पढ़ाई करनी है, देखिएगा। लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन कार्बन। आपको ये मान के चलना है, ये जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई सा भी एटम हमारे पास हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पार्शियली डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्टिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है वो किस तरफ जाने लगेंगे, एक्स की तरफ जाने लगेंगे, एक्स की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसकी तरफ जाएंगे उसके ऊपर आएगा छोटा सा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये है यहाँ पर कि ये जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुए हैं, क्यों डेवलप हुए हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन से इतने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं, एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी कम है। आया समझ में, ये बात है। ओके, और एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, एक वाई ग्रुप हमारे पास है। अब ये जो वाई ग्रुप है, इस वाई ग्रुप की भैया टेंडेंसी थोड़ी सी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, कार्बन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। तो कार्बन के ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ये जो होते हैं छोटे से चार्जेस होते हैं जो कि डेवलप होते हैं, पार्शियल चार्ज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए
अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ समझा देते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास x है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हम लोग फिर से इसी का एग्जांपल हम लोग लेंगे, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन के पेयर खींचेगा, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा यहाँ से, तो यहाँ पर छोटा सा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो बॉन्ड है हमारे पास, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन खींचेगा, ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसकी तरफ भागने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये भागने लगेंगे, तो यहाँ पर फिर से छोटा सा डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी डेवलप होगा। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तगड़ा इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस यहाँ पर कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी वही होगा, ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर और थोड़ा सा क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इसका इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि तीन कार्बन के बाद अप टू 3 कार्बन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पूरी तरह से नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग 3 कार्बन तक चलते हैं, 3 कार्बन के बाद हम लोग आगे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कि जैसे जैसे ये ट्रेवल करोगे, ट्रेवल एंड डिक्रीज विद द डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिक्रीज विद द डिस्टेंस। ओके, तो ये बात होती है। यहाँ पर आया सबको समझ में, ये होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि किससे रिलेटेड है, सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, किसकी होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो बॉन्ड होती है ना, एक ही जो बॉन्ड हम लोग बनाते हैं इस तरह से, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, एक तो खुद का होता है और एक दूसरे का होता है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, पार्शियली शिफ्टिंग होती है, थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है। आ गया सबको समझ में, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज स्पीशीज एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज इज अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्पीशी दे रखी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स हमारे पास एक स्पीशी है, एक हमारे पास है एक्स प्लस, एक हमारे पास है एक्स प्लस, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ध्यान रखना, कभी भी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किसी के ऊपर चार्ज होना, कोई सा ही चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अच्छा नहीं होता उसके लिए, ठीक है। तो चार्जेस कभी भी किसी भी स्पीशी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। वो चाहता है कि कोई मेरे से चार्ज ले ले या फिर मुझे कोई छोटा चार्ज दे दे ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो न्यूट्रल स्पीशी ज़्यादा स्टेबल होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट कर लेना इसको। तो ओके, चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सारे क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है वो सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास एक बात लिखी हुई है, विच इज़ मोर स्टेबल। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं, एफ है यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर COO- है, ओके, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर COO- है। सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब सभी के सभी एक तरह से स्टेबल तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी के ऊपर चार्ज, और चार्ज होना किसी के ऊपर अच्छा नहीं होता है। ओके, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से फिर भी कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताओ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसी के कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नहीं, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो जो फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, अगर आपको याद हो, ठीक है। फ्लोरीन के साइज सबसे छोटा होता था, उसके बाद क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भाई साहब सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, इस तरह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये खींच रहा है, इससे ये खींच रहा है, ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं खींच पाएगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज फिर भी थोड़ा कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। आया समझ में?
तो ये बात हो गई। अच्छा, और हमें क्या समझ में आया, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ठीक है। तो जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा वो स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फ्लोरीन जो होगा वो सबसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा अपनी तरफ। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में आई वाला। ओके, तो ये बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है पूरा, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी सी डी, ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा। अब हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं फटाफट और इसको फिनिश करते हैं रेजोनेंस को। ओके, तो रेजोनेंस, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर विद इन द कंपाउंड। अब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट देखने में लगभग आपको सेम दिखेंगे, सिस्टम सारा लगभग सेम ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है इसमें, यहाँ पर भी शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का खेल होता है पूरा। रेजोनेंस के अंदर पूरा का पूरा खेल पाई बॉन्ड का होता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड का होता है। सिग्मा किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव में होता है। ओके, ये बात है। चलिए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। ओके, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी शिफ्टिंग होगी। अच्छा, ये जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर होता है, ये जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर होता है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है एक किसी कंपाउंड के अंदर ही, एक किसी कंपाउंड या फिर स्पीशी के अंदर ही ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दूसरी स्पीशी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो बात सिंपल सी है, किसी अपने के अंदर ही होगा, किसी बाहर की जगह नहीं जाएगा, वो अपने अंदर ही देखेगा। ओके, चलिए, उसके बाद आता है ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। हाइपोथेटिकल है मतलब इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ कागज पे बनाया जा सकता है, रियल लाइफ में ये कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये बात है। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही हैं भैया, जिनको उनको लगा कि भैया यहाँ पर रेजोनेंस करवाना है तो उन्होंने रेजोनेंस करवा दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। ओके, चलिए, ये बात है और यही रियलिटी है। केमिस्ट्री जो है ज़्यादा पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मनगढ़ंत कहानी भर रखी है। ओके, चलिए, रेजोनेंस समझते हैं भैया, अपना काम है समझने का, नंबर लेके आना अपने को, बात ख़त्म। ओके, चलिए, तो एक हमारे पास इस प्रकार की एक स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर, और ये जो चार्ज होगा ये चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। चार्ज क्यों जाएगा आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, जैसे चार्ज का खेल जो है, देखिए ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब बैलेंस हो चुकी है पूरी कहानी, अब यहाँ पर बैलेंस करना है तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो। तो बस यही तो है रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये जो बॉन्ड होती है कभी यहाँ होती है और कभी यहाँ होती है, ठीक है। ये बॉन्ड होती है, जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं पूरी सर्कल के अंदर, इसको हम लोग सर्कल मान ले पूरे को, तो इसमें पूरे घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरह से होता है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अब एक होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब दोनों का मिला जुला हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बोलता है कि आप इन दोनों से मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाओ कंप्लीट, तो हम बोलेंगे CH2। पहले तो कॉमन चीज़ें लिख लो, दोनों में जो कॉमन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर CH2 दिख रहा है आपको। ओके, तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से बना दिया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग डॉट डॉट जहाँ जहाँ पर पाई बॉन्ड है वहाँ पर डॉट डॉट बता दो कि ये जो डॉट हमारी बना रहे हैं हम लोग, ये डॉट का मतलब है पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी यहाँ पर है कभी यहाँ पर है। ओके, तो ये हमने डॉट डॉट से इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से बता देते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हो और यही रेजोनेंस होता है, यही रेजोनेंस की कहानी होती है, ठीक है, यही रेजोनेंस की कहानी होती है। ओके, तो ये बात है, आया सबको समझ में, इस तरह से रेजोनेंस आपको करना होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख देख के बताना है आपको, जो ऊपर चार्ज दे रखा है जहाँ जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर पार्शियल चार्ज बना दो, जहाँ जहाँ पर बॉन्ड घूम रही है वहाँ घुमा दो बॉन्ड को। ओके, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। काम करते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक थोड़े तगड़े एग्जाम्पल है हमारे पास, इनको ले लेते हैं।
उससे पहले एग्जांपल लेने से पहले आपको थोड़ी सी एक बात बता देते हैं कि रेजोनेंस हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। रेजोनेंस हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पे हमें रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है कि आपको पाई बॉन्ड दिख जाए कहीं पर, सिग्मा बॉन्ड दिख जाए और साथ में पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तो पहली कंडीशन ये है। उसके अलावा आपको अगर पाई बॉन्ड दिख जाए, सिग्मा बॉन्ड दिख जाए और लोन पेयर दिख जाए, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, तब आप लोग क्या लगा सकते हो, रेजोनेटिंग कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजुगेशन। ये जो कंडीशन है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। ये हमारे पास फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये अगर आपको दिख जाए तो ये भी कौन सी कंडीशन है, ये भी रेजोनेटिंग कंडीशन है। अगर आपको पाई सिग्मा पाई बॉन्ड दिख जाए तो भी ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेटिंग कंडीशन है। और क्या हो सकती है, वैसे तो ये 4 ही होती है ज़्यादातर, लेकिन एक और आप लोग मान सकते हो, एक होती है लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास 5 कंडीशन होती है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। एक तो आपको पॉजिटिव चार्ज वाली देखने को मिलेगी, जो भी हमने सॉल्व किया था वो ये था, ठीक है। अभी जो एग्जांपल हमने किया था वो ये वाली कंडीशन थी। और एक कंडीशन आपको ये देखने को मिल सकती है और आपको ये देखने को मिल सकती है। ये 3 जो कंडीशन होती है यही इंपॉर्टेंट। अच्छा ये नहीं होती है, ये लगा लीजिए ऊपर वाला लोन पेयर वाला, ओके, ये होती है 1 2 3, ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। और आपको जब भी रेजोनेंस आएगा, एक बार और रिपीट करेंगे जब आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाएंगे तब, ठीक है, क्योंकि साथ में हम लोग उसको भी देखते रहेंगे, ओके। तो ये रहेगा रेजोनेटिंग कंडीशन। आपको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, जितने एग्जाम्पल हमने किए हैं इतने काफ़ी है, ओके। बाकी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी रेजोनेंस की, वहाँ पर एक बार और अप्लाई कर देंगे ताकि आपका रिवीजन एक बार और हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है, एग्जांपल किस तरह से था हमारे पास था CH2, फिर यहाँ पे था CH, फिर यहाँ पर इसको क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ पर था CH2 और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके। तो ये कंडीशन थी हमारे, अच्छा 3 नहीं आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन कैसे बन रही है देखो आप लोग, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रही है आपको, ये कौन सी सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन हमारे पास बनी है, तो हम इसको फर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रेजोनेंस कर दिया था, ठीक है। ये होता है रेजोनेंस, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। चलिए और देखेंगे आप लोग, एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवा देते हैं फटाफट। ये जो बेंजीन रिंग होती है, आप सभी लोग बेंजीन रिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रकार की हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ओके। तो अगर इस बेंजीन रिंग के अंदर से हम लोग ये 2 बॉन्ड हटा देते हैं तो अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना, तो यहाँ पर क्या रेजोनेंस होगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगी, कुछ नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मतलब रेजोनेंस मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, रेजोनेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो रेजोनेंस कर देते हैं इसका। एक स्ट्रक्चर तो ये खुद ही रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। देखिए तो ये जो है ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना सा करना है आपको। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग कंडीशन हमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस तरह से बनेगा, हाइब्रिड बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो कभी बॉन्ड हमारी यहाँ पर है, ठीक है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, ठीक। तो इस तरह से ये बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ पर है और कभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ओके। तो इस तरह से रेजोनेंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए कहानी बहुत सिंपल है, एक तरह से और आप समझ सकते हो। एक आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए इसको आप लोग नंबर दे दीजिए 3, इसको बोल दीजिए 2, इसको बोल दीजिए 1। तो जो चार्ज 3 के ऊपर है उसको हमेशा 3 वाले चार्ज को हमेशा 1 के ऊपर ले आओ, 3 वाले चार्ज को हमेशा 1 के ऊपर ले आओ, और जो बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है उसे 2 और 3 के बीच में लगा दो। इतने में रेजोनेंस खत्म, इतने में रेजोनेंस खत्म। जो चार्ज जो स्पीशी इसके ऊपर लगी हुई है उसको आप लोग, जैसे यहाँ पर 3 पे लगा हुआ है तो 3 को कहाँ ले आओ, इस 1 के ऊपर ले आओ, इस यहाँ पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे आपने लेके आ गए, और जो बॉन्ड 2 3 के बीच में है या फिर 1 2 के बीच में, यहाँ पर 1 2 के बीच में, तो ये 1 2 की वाली कहाँ ले आओ आप लोग, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। इतने में रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जो एग्जांपल आपको करवाएं वो कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर भी और एग्जांपल दे रखें। इस तरह से रेजोनेंस भी हमारा कंप्लीट होता है, ओके। बाकी जो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है उसको हम लोग कहाँ पे करवा देंगे, आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में करवा देंगे, ओके। चलिए
तो इस तरह से सारे बेसिक्स हमारे होते हैं कंप्लीट। आप लोग पढ़ाई करें। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।